अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अकील। मैं आज आप सबके सामने लाइव यूट्यूब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोविड पेशेंट रह चुका हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है, लोग मर रहे हैं, तो वो बात तो सही है, लेकिन जितना आज गरीब परेशान है उतने ही लोग मदद करने वाले भी हैं। तो मैं जब बीमार था एवीएम हॉस्पिटल में, तब वहाँ बहुत सारे मरीज़ भी थे और मैं उन्हीं के साथ एक पेशेंट था। फिर मैंने रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई, घर पर खांसी ज़ुकाम नज़ला। 5 दिन तक मैं घर पे परेशान रहा, आम खांसी ज़ुकाम समझ के इलाज करता रहा। फिर एक दिन वाइफ ने कहा चलो अपन चेकअप करा लेते हैं। रात में मैं फिर मना कर दिया। 5 दिन की दवाएं और ली, खांसी में बलगम में खून आने लगा था लाल लाल। मैंने कहा चलो नॉर्मल है, हो जाएगा सही। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर सलूजा हॉस्पिटल है, शाहजहानाबाद में है। वहाँ जाके एडमिट हुए। वहाँ एक दिन इलाज चला तो उन्होंने बिना टेस्ट करे ही कहने लगे कि आपको इंजेक्शन लगेंगे रेमेडीज़ वगैरह के। तो हमने वहाँ से फिर डिस्चार्ज करा लिया। हाथ में पैसे थे नहीं इतने कि कहीं जाएं प्राइवेट इलाज कराएं। अब मैं तो होश में था नहीं, मेरी वाइफ, सास और मेरे रिश्तेदार, 2-4 दोस्त सब इधर उधर बेचारे रात में लेके भगते रहे। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक्सरे करा, कह दिया कि बेड नहीं है, आप चिरायू ले जाओ। चिरायू जब पहुँचे, वहाँ जो डॉक्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्लियर बता दिया कि अब भैया सरकारी कुछ नहीं है, सब प्राइवेट है, 1-8 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे तब आपका एडमिशन होगा। रात के 2 बज रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन तो लगी रहने दी 4 बजे तक। फिर वहाँ से हम एम्बुलेंस करी इन लोगों ने और सीधे लेके आए एवीएम हॉस्पिटल। एवीएम हॉस्पिटल में भी बेड खाली नहीं था, लेकिन शायद किसी रिश्तेदार ने कहीं से सोर्स लगवाई या कैसे रिक्वेस्ट करके एक बेड का इंतज़ाम कराया। फिर वहाँ एडमिट हुआ, फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ। एवीएम हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है एलबीएस के पास। वहाँ की सर्विस एक नंबर सर्विस है, ना स्टाफ बदतमीज़ का है ना डॉक्टर। इतना सा 2 मंजिला हॉस्पिटल है, लेकिन लगभग दिन भर में 50 डॉक्टर राउंड पे आते हैं और बहुत अच्छे से इलाज करा उन्होंने मेरा एक्सरे निकाला। एक्सरे देख के बताया कि ले बेटा, एक्सरे जो अपना लीवर का फेफड़ा होता है, जो बिल्कुल जैसे अपन वॉश बेसिन का पाइप होता है, नसें दिखती हैं, बिल्कुल कास्टिक की तरह वाइट हो गया था। सांस अगर जैसे ही ऑक्सीजन हटा रहे थे, सांस फूल रही थी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती उस वक्त तो शायद मैं मर ही गया होता। फिर भी वो डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाई, बहुत अच्छे से मेरा इलाज करा। पैसे थे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्या है क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चला कि उसमें मेरी वाइफ ने भी लोगों से मदद मांगी। रिश्तेदारों ने तो बहुत कम मदद करी, जिनको हम अपना समझते थे। ज़्यादातरों ने तो दूरी बना ली, और जिनसे कभी बातचीत बहुत कम होती थी उन्होंने हमारी मदद भी करी और पैसे भी दिए इलाज के लिए। हमारी सास ने, हमारे साले ने अपनी गाड़ी बेच दी, 80,000 रुपये की गाड़ी बेची, पूरा पैसा इलाज में लगा दिया। और हमारी बहन ने जेवर भेज दिया, बहनों साहब ने अपनी बाइक बेच दी। यही लोग सामने आए जो अपने थे, बाकी तो बस फ़ोन पे कहते रहे भैया कोई मदद हो तो बताना, कोई पैसों की ज़रूरत हो तो बताना। अब क्या बिल्कुल हाथ फैला के भीख मांगे इंसान, तब इंसान को लगेगा कि मदद है। फिर हमारे सेठ जी जहाँ हम काम करता हूँ मैं, सुनील जैन 501 आरएम ग्रुप, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो वैसे तो हमारी हमेशा ही मदद करते रहते थे। मैं कोहिफिजा में रहता हूँ, माहिरा सलामुद्दीन बंगला। बचपन से ही हमें किसी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्षद थी, उससे पहले भी नसीम सलामुद्दीन के नाम से जाना जाता है वो बंगला। हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ना शादी होती थी तो ग्राउंड, वो कोहिफिजा का सबसे बड़ा बंगला है, आप जानते होंगे, नामी गिरामी लोग रहते हैं यहाँ। कंजे मियाँ हुए, सिकंदर मियाँ हुए,
किसी का भी बंगला इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा बंगला था। बंगला नंबर 46 अहमदाबाद पैलेस रोड सूफिया मस्जिद के पास, कोठी जो है उसी के पास था। तो हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ना हमारे बाप ने कभी पैसा जमा करा था, पिताजी ने, कि ज़रूरत ही नहीं थी। खाना पीना, लाइट, शादी बारात, गाड़ी घोड़ी, कभी भी कहीं जाना होता था कार मिल जाती थी। कभी भी कहीं घूमने फिरने जाना होता था कार मिलती थी विद डीजल, जाओ घूमो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। शादी बारातों के लिए गार्डन था बड़ा सारा। तो अभी कभी हमने इतना पैसा जमा ही नहीं करा। अब पिताजी की डेथ हो गई थी। पिताजी की डेथ से पहले ही उन्होंने मुझे सुनील जैन 501 जी के इधर काम पर रखवा दिया था एज अ ड्राइवर। तो मैं वहाँ काम करता था। जब भी कभी मदद की ज़रूरत होती थी तो वो मुझे पैसे भी देते थे। पैसे देने के साथ साथ वो ये भी देखते थे कि पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए। एक बार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, उनके भैया पैसे चाहिए, पॉलिसी जमा करनी है। तो उन्होंने खुद पहले पॉलिसी मंगवाई, फिर अपनी उनकी एक भांजी है शायद LIC में, उनसे चेक करवा के फिर मुझे पैसे दिए। और ऐसा ही हुआ भी इस केस में भी। जब मैं एडमिट हुआ तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि कौन कहाँ गया। मेरी वाइफ पहुंची वहाँ के, कौन पहुंचा। तो ऐसे उन्होंने मदद की, गुहार लगाई उनसे। तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा जो जिन्हें मैं जानता हूँ, यूसुफ भाई नाम है उनका, गुड्डू भाई भी नाम है उनका। तो उनके द्वारा मेरी वाइफ से शायद उन्होंने बात की, या उनका जो लड़का है बड़ा सिद्धांत जैन, उन्होंने बात की, शायद वो तो बाहर थे। तो उन्होंने मेरी भरपूर मदद की, इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए। दवा बाज़ार में एक दुकान है भंडारी मेडिकल, उन्हीं के मित्र हैं वो, उनकी दुकान से वो इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए जो आम 4,500 हज़ार रुपये के हैं। सुबह शाम मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे। 10 दिन तक मैं AVM हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर 2 दिन बाद मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई, वो भी वहीं आके एडमिट हुई। उनका भी इंजेक्शन का ख़र्चा हमारे सुनील जैन 501 जी ने ही दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाना और उनका नाम बताने का मतलब ये नहीं है कि सुनील जैन महान है या मैं ऐसा अच्छा हूँ फर्म का लड़का जो मेरी मदद की। वो मदद सबकी ही करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अब जो बताना चाहता है वो बताता है, जो नहीं बताना चाहता वो नहीं बताता। मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ गरीबी है और लोग मर रहे हैं, वहाँ मदद करने वाले भी उतने ही हैं। भाई ये है, सबका तरीक़ा अलग अलग है। कोई सामने आके मदद करता है, कोई पीठ पीछे मदद करता है। आज मैं आपके सामने अगर ज़िंदा हूँ तो मेरी सास, बहन, बहनोई और सुनील जैन 501 जी की वजह से। शुक्रिया। कोई अगर गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह। एक नाम लेना मैं और भूल गया, नवाब रज़ा साहब का, जिन्होंने, जहाँ मेरी वाइफ उनके पास मदद करने गई, जहाँ लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं वही लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी वाइफ से बात करी, अपने पास बिठाया और समझाया कि नहीं बेटा तुम टेंशन मत लो, घर जाओ, कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करना, मैं एक आदमी भेज दूंगा तुम्हारे साथ मदद में। सबसे पहले 2 इंजेक्शन की जब ज़रूरत पड़ी थी तो नवाब रज़ा ही थे वो, जिन्होंने वो इंजेक्शन मुझे वहाँ प्रोवाइड करवाए और आश्वासन भी दिया कि कोई भी दिक्कत हो पैसों की या किसी चीज़ की तुरंत मुझसे कहना। और अपने आदमी से उस टाइम शायद 2,000 रुपये भी भिजवाए थे और अभी भी 3-1 हज़ार रुपये और वो अकाउंट में डलवाएंगे। जो भी साहब थे जिनसे भी उन्होंने कहा था, उनसे वाइफ की मेरी बात हुई है। उन्होंने अभी भी यही कहा था 2 दिन पहले कि अभी अकाउंट में पैसा आया नहीं है। फिर भी जो उन्होंने पैसा भिजवाया और इंजेक्शन भिजवाए वो मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छी मदद रही। उससे ही मेरी बचने की शुरुआत हुई थी। मीठा मैं खूब खाता था, तो मेरी दाढ़ें चारों ख़राब हो चुकी हैं, निकल गई हैं मतलब। वहाँ पर मैं बैठा जनरल वार्ड में, जब मैं शिफ्ट हुआ रात में मुझे खूब खांसी चल रही। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, सिस्टर को भी बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ, खांसी का क्या करेंगे, वो भी मुझे दवा दे के चली जाएंगी। फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था, तो मैं बिल्कुल थक गया, खांस खांस के और नीचे बैठ गया, डस्टबिन अपने पाँव के पास रख लिया और मैं बस यही सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे ये बलगम बाहर निकल जाए। तो मैंने क्या करा, सामने एक पलंग था, उस पर जो चादर बिछी रहती है, उस चादर का कोना अपने हलक में डाल दिया चम्मच से। सांस तो वैसे ही बंद थी,
नाक से भी सांस जा रही थी, मुंह से अगर बंद होती तो नाक से मेरी सांस चल रही थी। तो मैंने वो बलगम चादर हलक के अंदर डाली तो इत्तेफाक से कोने पे वो बलगम चिपक गया। जब मैंने उसे खींचा तो बिल्कुल वो रस्सी की तरह बाहर आया। मैंने उसे पकड़ा, अब मैं धीरे धीरे खींच रहा तो वो मेरी आंतों में उलझा हुआ था। और आंतों में जब वो उलझा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपन पतंग को तुनकी देते हैं ना, ऐसे वो मेरे पेट की नसों को तुनकी दे रहा था। मैं धीरे धीरे खींचता रहा, आधा घंटा, लगभग 1 घंटा लग गया मुझे, लेकिन वो ना बलगम टूटा और ना निकला। धीरे 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 फिर वो निकलना शुरू हुआ। तो 1.5 घंटे बाद वो कम से कम 2 फीट लंबा बलगम मेरे मुंह के अंदर से, पेट में से निकला। वो बलगम इतना मजबूत था कि मैंने जब उसे डस्टबिन में डाला, थोड़ा सा नीचे गिर गया तो मैंने कहा सफाई होगी, अंदर कर दूँ मैं। अब मैंने उसे पकड़ा और फिर मैंने उसे खींचा ना, तो लगभग आधा किलो का डस्टबिन खिंच रहा साथ, लेकिन वो बलगम टूटा नहीं। आपको याद होगा बचपन में एक प्रोडक्ट के साथ छिपकलियाँ और ऐसे फ्रॉक वगैरह आते थे जो लोग दीवार पे मार देते थे और बच्चे दुम पकड़ के खींचते थे, बिल्कुल वैसा ही था वो बलगम। बिल्कुल सीने पे चिपक जाता है, अगर वो फेफड़ों पे चिपका रहे। मेरे वो बलगम ही था जो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कोरोना वही है कि जो अंदर जेली जैसा बना देता है, और वो अगर फेफड़ों पे ही रुक जाए सांस आना बंद हो जाती है। वो फेफड़ों पे रुका नहीं, मैं गर्म पानी पीता रहा था, वो मेरे पेट में चला गया और इसी वजह से शायद मैं बच गया। बस क्या कहूँ मैं आपसे, समझ में ही नहीं आ रहा कि वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं क्या है, मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई। व्हाट्सअप वीडियो में सालों से चलाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि मुझे अभी दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो मैं बस उत्सुक हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि जैसे मेरी मदद कैसे हुई और क्या हुआ। तो आप लोग भी चिंता मत करिए, ऊपर वाला जहाँ लोगों को बीमारियाँ देता है वहाँ मदद करने वाले भी बहुत होते हैं। बस ये है, मेरा तो मानना ये है कि सबको बीमार ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या है, आपको अपनों का और परायों का पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। अब मैं बीमार हुआ, मैं सही हो गया। जब मेरी मम्मी अभी भोपाल मेमोरियल में एडमिट है, भोपाल मेमोरियल में मम्मी मेरी अभी भी एडमिट है जनरल वार्ड में, तो वहाँ भी मेरे कुछ रिश्तेदार साथ हैं और कुछ फ़ोन पे ही हैं आज तक। कोई मदद हो तो बताना। जब हो वो वापस आएंगी तो मैं भी उनसे पूछूंगा कि अम्मी अब आपको बताओ कौन रिश्तेदार आपका है। बहुत आपको अपने दिखते थे ना कि फ़लाना मेरा है और ये परा है, तो अब आप बताओ आपकी मदद किसने करी, कौन आपसे मिलने आया, किसने आपको पैसा भिजवाया, खाना भिजवाया। किसी ने कुछ नहीं करा। जो अपने थे वही अपने हैं, चाहे उनसे आप लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन अपने अपने ही होते हैं। बुखार में हो या रात में हो, मेरे खुद के दोस्त रात भर परेशान रहे मेरे लिए, रात भर भगते रहे। जब भी मैं एडमिट होता था, मैं फ़ोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, मिस कॉल मेरे मोबाइल पर रहते ही रहते थे। कुछ रिश्तेदारों के भी फ़ोन आए, उन्होंने कहा भैया हम फ़ोन लगा रहे थे तुम उठा ही नहीं रहे, तो मैंने उनसे डायरेक्ट यही कहा कि भैया मैंने तो मिस कॉल भी देखे कि भाई फ़ोन उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, किसने मुझे फ़ोन लगाया मुझे मिस कॉल से भी पता चल रहा है। तो भाइयों, एक बात तो ये है कि दोस्ती रिश्तेदारी से बढ़कर होती है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आपकी लाइफ सफल है। दिन हो या रात हो, आपको मदद ज़रूर मिलेगी, पैसा हो या ना हो। हाथ पाँव की मदद भी बहुत होती है। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ वो हाथ पाँव की मदद से ही खड़ा हूँ। रात में जो मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे मामू के लड़कों ने जो मेरी मदद करी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा।